कुछ चीज खत्म करो, वो खत्म होने के बाद वो जो चीज छोड़ा है तुम उसको खुद को रिवॉर्ड करो, ऐसे नहीं समझा? तुमको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट छोड़ दो। बेसिकली जब तुम जिम कर रहे होते वैसे। हाँ कहना चीट डे। हाँ अच्छा देखो, नॉर्मल बैलेंस शीट वाला कुछ कंसेप्ट का क्वेश्चंस किया था, ठीक है। दो कंसेप्ट और है, एक पीएनएल, अरे अब वो नहीं होगा यार, अब वो पूरा निकालना पड़ेगा। एक पीएनएल से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, एंड दूसरा है अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड देन फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी तुम लोग से नहीं हो रहा वो अपन साथ में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीएनएल में जैसे नॉर्मल है, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना सीखा था, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, तो टोटल इनकम। एक्सपेंसेस में तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मल जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है वैसे ही बनेगा, बस अब जब कंसोलिडेटेड बनाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, इफ होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच का ट्रांजैक्शन है तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। इफ होल्डिंग ने सब्सिडियरी को सर्विस दिया है तो होल्डिंग के सेल्स में दिख रहा होगा वो, और वही कॉरेस्पॉन्डिंगली सब्सिडियरी का एक्सपेंस में दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेगा, उन दोनों को एलिमिनेट कर देगा। हम होल्डिंग सब्सिडियरी के ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ जो हुए वो नहीं दिखाते कंसोलिडेशन में, बाकी जितना भी ट्रांजैक्शन है वो शो करेंगे। दैट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15 ट्राई करते हैं। H Limited and its subsidiary S Limited provide the following information for the year ended 31st of March। दोनों का कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन है, एंड लास्ट में बोला है आपसे प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो बना, एक ही बनाना है अपने को, यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाना है। अब बैलेंस शीट नहीं बनाना, अपने को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ड्राफ्ट करना है, ठीक है। बहुत इजी है। ऊपर में देखो कुछ इनकम्स है, जैसे सेल्स एंड अदर इनकम, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा, बिकॉज सेग्रीगेशन नहीं है। सेग्रीगेशन होता तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आता है। क्या चीज? हाँ वो नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब नेट सेल्स ऑफ गुड, नेट सेल ऑफ सर्विसेज वो आएगा, एंड देन उसके अलावा कोई भी इनकम होता है तो अदर इनकम में आएगा, राइट। तो यहाँ पे अपने पास ये दिया हुआ है, फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग लेस ओपनिंग दिया हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग। लेकिन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या सीखा था, क्या करना होता है? यस, क्लोजिंग लेस ओपनिंग का मतलब है क्लोजिंग इज हायर देन ओपनिंग, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है। बस यहाँ पे बहुत बार आईसीआई ने जब जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्वेश्चन पूछा है कंसोलिडेटेड, ये इसी तरीके से पॉइंट देता है, और फ्लो में क्या करते हैं हम एक्सपेंसेस में इन दोनों को ऐड करके पॉजिटिव दिखा के आ जाते हैं। जब भी क्लोजिंग लेस ओपनिंग है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, क्लोजिंग एक एक्स वैल्यू होगा, उसमें से ओपनिंग माइनस किया तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्लोजिंग इज हायर। इफ क्लोजिंग हायर है मतलब मेरा इनकम साइड ज्यादा हुआ, तो इनकम को आप एक्सपेंसेस में दिखा रहे हो तो वो तो नेगेटिव में दिखेगा ना। जब भी क्लोजिंग लेस ओपनिंग हो रहा है और पॉजिटिव है, इट इज शोन अंडर एक्सपेंसेस नेगेटिव, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में भी किया था, राइट। बाकी नॉर्मल है। अब कुछ पॉइंट्स बोला है, एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ ₹120 lakh एट कॉस्ट प्लस 20%। यानी एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया 120 लाख का गुड्स 20% प्रॉफिट में, दैट इज 144 lakhs में सेल किया। नहीं नहीं, H Limited sold goods to S Limited of 120 lakh at cost plus 20%, यानी ये तो सेल वैल्यू 120 लाख, दिस इज अवर सेल वैल्यू, वैल्यू ऑफ 120 लाख, यानी एक एक्स वैल्यू में 20% ऐड करने के बाद 120 लाख है, तो 120 लाख का सेल किया। एक बात बताओ, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया है, एच लिमिटेड के लिए सेल्स में दिख रहा होगा और एस लिमिटेड का परचेजेस में आ रहा होगा ना, तो हम लोग क्या करेगा, ये दोनों में से माइनस कर देगा,
कॉस्ट वाला चीज माइनस करेंगे, इंक्लूडिंग प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रॉफिट, जैसे नॉर्मल वैल्यू है वही, कॉस्ट माइनस नहीं होगा, प्रॉफिट। ठीक, कॉस्ट। उसके बाद देखो आगे जो लिखा है ना, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग 24 लाख। ठीक है, यानी अभी भी ये जो 120 लाख का गुड्स भेजा था उसमें से 24 लाख का गुड्स अभी भी एस लिमिटेड के पास पड़ा है। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू से कम होता है, प्लस होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट पीएनएल वैल्यू से कम होता है ना। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ करोगे क्या? नहीं। अरे सब्सिडियरी लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट तो कम होगा ना। सॉरी, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को सेल किया तो सब्सिडियरी का क्लोजिंग स्टॉक जब होल्डिंग के साथ ऐड करोगे तो इट हैज टू बी एट कॉस्ट वैल्यू ना, बट सब्सिडियरी का तो सेल्स वैल्यू पे दिख रहा होगा। दिस 24 लाख इज द सेल वैल्यू ना। तो क्या करेंगे, इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, तो सिर्फ यहां से हटेगा। तुम लोग बोलोगे भैया हर एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट होता है। जो सेकंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाके प्रॉफिट में से कम होगा। जब उसका पीएनएल वैल्यू दिखेगा ना, उसका प्रॉफिट में से कम होगा। बिकॉज पीएनएल क्यों बना रहे हैं हम? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो बाद में बैलेंस शीट से कम होगा। आई विल शो कि इसका क्या होगा। ठीक है, यहां तक एक पॉइंट है। फिर बोला administrative expenses of S Limited includes rupees 5 lakh paid to H Limited as consultancy fees। तो यानी H Limited के लिए एक इनकम है और S Limited के लिए एक्सपेंस है, तो म्यूचुअल है, तो कैंसिल हो जाएगा ये 5 लाख का एंट्री। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ H Limited include 10 lakh paid to S Limited as commission। सेम थिंग यहाँ पे भी H का एक्सपेंस से कम हो जाएगा और S का इनकम से कम हो जाएगा। H Limited holds 80% of equity share capital of rupees 1000 lakh in S Limited prior to X1 X2। H Limited took credit to its P&L the proportionate amount of dividend declared and paid by S Limited for the year X1 X2। यानी क्या कर दिया इसने, इसको डिविडेंड मिला, डिविडेंड कहां दिखा दिया? पीएनएल में दिखाना था क्या? हमारे पास X2 और X3 का डेटा है और इन लोग बोल रहे हैं X1 X2 से रिलेटेड, यानी प्री एक्विजिशन एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है होल्डिंग कंपनी में? एडजस्टमेंट एंट्री अब क्या होगा जब उसने पीएनएल में दिखा दिया? तो पीएनएल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मेरा पीएनएल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज ये बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा जब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते हो वहां। पीएनएल में तो करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे। आराम से देखना, ये पॉइंट को भी चलो कवर अप करेंगे। अभी तक नहीं क्लैरिटी आ रहा कि आप लोग को क्या करना है। अभी नॉर्मल कुछ कुछ एलिमिनेशन समझ में आया। हमारे पास इतना सा डेटा है, इसको पीएनएल में प्रेजेंट करना है। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा पीएनएल का हेड बनाना है। सेल्स एंड अदर इनकम कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। wages and salaries, employee benefit expenses। employee benefit expenses, then production expense, other expenses, administrative expense, other expenses। प्रोडक्शन का खर्चा चाहते तो हम लोग उधर भी डाल सकते थे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बट कोई बात नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। इंटरेस्ट, पेड टू फाइनेंस कॉस्ट, और ये डेप्रिसिएशन एंड इसमें अमोर्टाइजेशन। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट सिर्फ लिख दिया है, ये पेड होगा हमेशा। कैसे करें कि वो पेड होगा या रिसीट होगा? जब कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज पेड, कुछ नहीं बोला तो ऑलवेज पेड। कुछ नहीं बोलेगा तो काम एक्सपेंस ही, हाँ। यदि रिसीव्ड होगा तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है।
एज ए नॉर्मल कंपनी आप नॉर्मली इंटरेस्ट पे ही करते हो, या तो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा तभी चीजें होगी, ठीक है। तो इतना हेड्स अपने को बनाना है सबसे पहले तो। इलस्ट्रेशन 15 ऊपर में हेडिंग आएगा कंसोलिडेटेड, जैसे बैलेंस शीट में होता था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड and its subsidiary S Limited for the year ended 31st March X3 सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रुपीज इन लैख वगैरह आ जाएगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या होगा, इन दोनों का ऐड होगा। सबसे पहले 5,000 प्लस 1,000 6,000। अब नीचे एडजस्टमेंट था क्या 120 लाख, ये माइनस हो जाएगा, सेल्स में दिख रहा होगा ना, तो माइनस 120। दूसरा ये 5 लाख का जो था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एस लिमिटेड के लिए, लेकिन ये एच लिमिटेड के लिए तो इनकम ही है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। एंड ये वाला भी 10 लाख, वो तो एक्सपेंस था ना एच का। एच का एक्सपेंस है तो क्या हुआ, एस का तो इनकम ही है, एस का एस में से तो माइनस होगा ना, तो ओवरऑल दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो 10 लाख ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा 6,000 माइनस 120 माइनस 15 5865। प्रेजेंटेशन शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि कंसोलिडेटेड में क्या होता है एक दूसरे के बीच का जो ट्रांजेक्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। अनरियलाइज्ड हाँ, तो वो कैपिटल प्रॉफिट से इन्वेंट्री का ईयर एंड में ही होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट। तो एक बार इसमें से और एक फिगर क्या माइनस किए हम लोग, एस लिमिटेड और एस लिमिटेड म्यूचुअल वेंच तो किए 15 लाख का। बस वही किया ना अपन ने, एक किया 10 लाख, एक किया 5 लाख और एक किया 120 लाख। सोल्ड टू एस लिमिटेड। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम एक्सपेंसेस चालू हो जाएंगे। अदर इनकम तो है नहीं, तो यही हमारी टोटल इनकम हो गई। नाउ एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्वेश्चन में दिया हुआ था 800 एंड 200, लेकिन इसके अंदर में परचेजेस तो अलग से है ही नहीं, तो वो भी तो माइनस होगा। अरे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल परचेज जो किया है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया था, तो एस लिमिटेड के लिए तो वो परचेज हुआ ना, और अलग से परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं लिख रखा, मतलब वो यहीं पे इंक्लूडेड है परचेज वाला पार्ट भी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल, तो कहीं ना कहीं परचेज इसी में है। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया, तो एच लिमिटेड के सेल से माइनस हो गया, तो एस लिमिटेड ने उसको परचेज में दिखा रखा होगा, तो वहां से भी तो माइनस होगा 120। क्लियर है? तो 12 सॉरी कितना 1000 माइनस 120। 880। क्लियर है? एट 80। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंटरी। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अब यहाँ चेंजेस इन इन्वेंट्री दोनों को ऐड करके देखे तो नेगेटिव में आएगा। पहला बात तो ये, बिकॉज क्लोजिंग लेस ओपनिंग बोला मतलब क्लोजिंग हायर है, तो 1200 होता है। लेकिन इन्वेंट्री के अंदर में एक अनरियलाइज प्रॉफिट भी तो पड़ा है, उसको कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 24 लाख है, और ये 20% ऑन कॉस्ट है, तो 24 लाख तो सेल्स है, सेल वैल्यू। जीपी परसेंटेज 20% ऑन कॉस्ट, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है। यस 24 बाई 120 इंटू, चलो डिवाइड 120 तो कॉस्ट निकल जाएगा 120%, 20 लाख का, तो 4 लाख तुम्हारा क्या हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। क्लियर है ये? तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना बनेगा 1200 माइनस 4 1196। फिर उधर में हम लोग और माइनस किए थे। क्या किए थे? क्लोजिंग स्टॉक में तो अनरियलाइज प्रॉफिट ही माइनस होता है। इसके बाद क्या आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें तो कोई पॉइंट नहीं था। नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 950। फाइनेंस कॉस्ट, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं था। नहीं, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 150। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना ऐड करके हो जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में ध्यान रखना क्या क्या आएगा। एक तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आएगा 200 प्लस 100 300, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 200 प्लस 100, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 200 प्लस 50, एंड अब इन सब में से माइनस हो जाएगा एक दूसरे को जो एक्सपेंसेस काउंट कर रखा है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख, तो यहां से 5 लाख माइनस हो जाएगा, फिर 10 लाख भी माइनस हो जाएंगे। इफ इनकम में से माइनस किया तो दूसरी कंपनी का एक्सपेंस से भी तो माइनस होगा, तो आपका कितना आ रहा है अदर एक्सपेंसेस 835 लाख। क्यों? अरे तुम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उधर काउंट कर लिया होगा मटेरियल कंज्यूम में। हाँ क्यों? प्रोडक्शन को पकड़ा होगा ऊपर में। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को तो वही आता है क्या चीज? प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में तो वो नहीं आता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसको मटेरियल कंज्यूम नहीं बोलते। फिर तो वो फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट निकल गया जब तुम प्रोडक्शन का खर्चा उसमें ऐड कर देता तो। ठीक है, आईसीआई ने किया है, बट वो ऐसे थोड़ी ना होता है। मटेरियल कंज्यूमर मतलब तुमने रॉ मटेरियल कितना यूज किया, इसलिए उसको वहां काउंट नहीं करते। तो ये एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा।
टोटल एक्सपेंस, बस ध्यान रखना ही आपने क्लोजिंग स्टॉक चेंजेस इन इन्वेंट्री वाला पॉजिटिव ले लिया तो खत्म, टाटा बाय बाय। वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में हमने बार बार उसी के बारे में बात किया था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स $4096, $4096। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ बोल नहीं रखा। बैलेंस शीट करने ना आते तो क्या हम दोनों कैटेगरी में सोच रहे थे मैच क्यों नहीं होती। नोट्स टू अकाउंट्स, पहला बन रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एच लिमिटेड का 5000, एस लिमिटेड का 1000 लेस इंटर कंपनी सेल्स। इंटर कंपनी सेल्स किया था 120 लाख। 120 लाख। और क्या था? और म्यूचुअल फंड्स थे। म्यूचुअल ओइंग्स थोड़ी था, नहीं वो मतलब कंसल्टेंसी फी 5 लाख कंसल्टेंसी फीस। कमीशन 10 लाख। वो तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख रखा है। क्या चीज दूसरे के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है? जो जिसको दिया जा रहा है उसके लिए तो कमीशन के रूप में ही है। इनकम है उसका तो इसी में दिखा रखा होगा उसने। ओवरऑल 5865। तो इसमें दोनों के देखना पड़ेगा। Cost of material consumed, H limited 800, S limited 200 rupees in lakhs less intercompany purchase 120, 880। Changes in inventories, H limited, S limited less unrealized profit 24 लाख पे 4 लाख 1196।
Number 4, employee benefit expenses, उसमें है wages and salaries, H limited and S limited का आ जाएगा 950. Number 5, finance cost, interest, H limited, S limited, $150. फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला है ना, H limited, S limited, $150. Other expenses, एक था प्रोडक्शन एक्सपेंस, H limited, S limited, $300. और क्या क्या खर्चा था? Administrative expenses. एडमिनिस्ट्रेटिव Expenses. expenses, 200 और 100. H limited, S limited, इसमें से 5 लाख माइनस होंगे। 200, 100 माइनस इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, 5,295,000. Selling and distribution, H limited, S limited, 250 माइनस इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन 10, 240, टोटल 835. That's it. कंप्लाइंस 17 में डाउट है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें जैसे कि जो डाउटफुल क्रिएट होता है, पहला चीज अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक दो जगह से जाता है, उसका एंट्री होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सॉरी स्टॉक, हाँ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक होता है। तो स्टॉक का वैल्यू से कम करना है, राइट। तो स्टॉक कम करें तो क्लोजिंग स्टॉक तो आता है बैलेंस पीएनएल में, लेकिन जो पीएनएल है वो तो भाई नेट प्रॉफिट का बात कर रहा है ना, जो बैलेंस शीट वाला है। तो बैलेंस शीट में जाके माइनस होगा, वो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट नहीं दिखेगा। एवरी एडजस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट। आपने क्लास 11 में सीखा होगा, जब फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था
कि ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ भी होता है तो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव डुअल इफेक्ट, लेकिन डुअल इफेक्ट डजंट मीन कि वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही डुअल हो जाए, बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट जाता है। तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट का दो जगह जाएगा, एक तो क्लोजिंग स्टॉक से वैल्यू कम करना है, सेकेंडली जब आप बैलेंस शीट में पीएनएल दिखाओगे तो वहां पे जाके माइनस होगा। क्लियर है? पहला चीज ये। दूसरा चीज इस क्वेश्चन में लास्ट वाला जो लैंग्वेज लिखा हुआ था, ये जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट दिया हुआ, ये कंफ्यूज करने के लिए था, बिकॉज डिविडेंड का जो ये एडजस्टमेंट है वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम होगा और पीएनएल से कम होगा। नाउ पीएनएल बैलेंस शीट में जो पीएनएल आता है उससे कम होगा, करंट ईयर के प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करेगा वो। क्लियर है? तो ध्यान रखना ये दोनों एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जाता है, एक ये वाला और क्लोजिंग स्टॉक वाला जो पीएनएल वाला पार्ट है वो बैलेंस शीट में होगा, तब जाके डुअल इफेक्ट होगा। ठीक है? वो कंफ्यूज करने के लिए दिया ये वाला कि आप इसके लिए कुछ करो जबरदस्ती, कहीं ना कहीं पे आप प्रेजेंट करके आ जाओ और आपका पूरा मार्क्स चला जाए। थर्डली क्लोजिंग स्टॉक चेंजेस इन इन्वेंटरीज जो दिखाना है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन ओपनिंग देन इट विल ऑलवेज बी शोन एज नेगेटिव फिगर अंडर एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना, ये तीन चीज एकदम अच्छे से समझ लेना, वरना पीएनएल के क्वेश्चंस गलत होंगे। डिविडेंड वाला मैंने ये बताया, डिविडेंड का करेक्ट एंट्री होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीओआई, राइट? अब तो पीएनएल अकाउंट बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है और प्रीवियस ईयर से लेके जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं वहां से माइनस होगा, इस करंट ईयर का पीएनएल को इफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंडली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट से ही जाएगा। तो अब मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ पीएनएल अकाउंट में एज पर अक्रूवल बेसिस ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, तो हमने वही कंसीडर किया। क्लियर है? क्वेश्चन बोलता कि ऑलरेडी पीएनएल का वैल्यू बना के दे दे, वो आपको पीएनएल बना के दे दे, उसमें हमने ये इनकम को अपने अदर इनकम्स में दिखा रखा है, तब जाके वहां से वो माइनस होता डिविडेंड वाला पार्ट। पिछले साल के जो पीएल हम लोग ला रहे हैं उसमें से। हाँ, क्वेश्चन यदि ये बोलता कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहां पे आपने उस डिविडेंड को दिखा रखा है, तब फिर हम लोग उसको माइनस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, बट ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोला है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में होगा। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई। बीच में छोटा छोटा इलस्ट्रेशन छूटा है कोई? डिस्कस कर लेता है ताकि आप लोग इजीली इसको घर पे कर पाओगे, इतना कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है ये, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर। 10 और 11 छूटा होगा मेरे हिसाब से, 9 तक कंसिस्टेंटली हो गया होगा। हाँ 13 हो गया और 14 तुम्हारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर, वो थियोरेटिकल, वो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, जरूरत नहीं है वो। चलो 10 और 11 दोनों ही इजी है, एक बार रीड कर लेते हैं, साथ में रहेगा होमवर्क ही, बट एक बार समझ लेते हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एज ऑन 31st मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब देखो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड यानी एक होल्डिंग है और एक सब्सिडियरी है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 31st मार्च x1, यानी जिस दिन एक्विजिशन हुआ है उस दिन का ही तो इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में, राइट? अब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड का कितना परसेंटेज एक्वायर कर लिया? एस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अरे 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 आंसर्स में कहां जा रहे हो? क्वेश्चंस में देखो, इलस्ट्रेशन 10 10 इलस्ट्रेशन 10 ना। हाँ तो नीचे कहाँ गया तुम ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते करते? क्यों खोज रहा था जब कुछ है ही नहीं, वहां लिखा हुआ है। यहाँ देखो, इधर देखो, इधर जब इधर सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया तो उसके नीचे कुछ हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, यही है जो क्वेश्चन है। वहां 3 लाख रुपए का है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सब्सिडियरी का 2,50,000 है टोटल शेयर कैपिटल, और फेस वैल्यू एक शेयर का 10 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर 25,000 हो गया। क्लियर है? 25,000 में से हमने कितने शेयर्स खरीद रखे एच लिमिटेड ने? उसके इन्वेस्टमेंट में ना 20,000 इक्विटी शेयर्स, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो गया 80%।
80% हम होल्डिंग के पास है और बाकी माइनॉरिटी के पास है। तो अब करना क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ निकालना है, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है। नेटवर्थ कैसे निकलता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक तरीका ये है, या फिर टोटल ऑफ द एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल है 2,50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल का वैल्यू है और तो चाहिए नहीं, यानी 3.5 लाख नेटवर्थ हो गया। उसका 80% होल्डिंग कंपनी के पास आएगा, दैट इज 2,80,000। उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 2,20,000। 2,80,000 का लेने के लिए 2,20,000 किया ना बाबा। अरे तुम फेस वैल्यू से क्यों मल्टीप्लाई किया, फेस वैल्यू तो सब्सिडियरी कंपनी के लिए, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 220, तो 280 का एक्विजिशन रिटर्न में 220, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्या कैपिटल रिजर्व 60,000, राइट, कैपिटल रिजर्व 60,000। तो यानी अभी तक हमें ये समझ में आ गया, माइनॉरिटी भी निकल गया होगा। माइनॉरिटी कितना हो गया, 3.5 लाख का 20%, 70,000 माइनॉरिटी। तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां से ये इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, शेयर कैपिटल इतना नहीं दिखेगा, माइनॉरिटी वाला पार्ट आएगा और ये माइनॉरिटी वाला ही आएगा सिर्फ, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ये सब हटके तुम्हारे पास एक आ जाएगा माइनॉरिटी, 70,000, दोनों का ऐड होके पीपी एज इट इज ऐड हो जाएगा। फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना, 60,000, 60,000 था ना कैपिटल रिजर्व। फिर करंट एसेट्स ऐड हो जाएगा, शेयर कैपिटल 5 लाख ही रहेगा, पीएनएल 2 लाख ही रहेगा। देयर इज नो रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी लिमिटेड, क्योंकि आगे का इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। तो इसको जो फॉर्म में भी बना के एक बार समझ लें। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, योगेश मुंद्राई, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, है ना। एक तो आ जाएगा शेयर कैपिटल इधर लाइबिलिटी साइड में 5 लाख रुपए रहेगा वो तो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल 2 लाख, एनसीआर 60,000, पीएनएल 2 लाख, सीआर 60,000, ये सब वर्किंग शो कर देना है कैसे आया। देन नॉन करंट लाइबिलिटी कोई है क्या, कुछ भी नहीं है, सीधा करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स, वो है नहीं करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएंगे 2,25,000। ये हो गया लाइबिलिटी साइड का काम खत्म। फिर इधर ये हो गया शेयर होल्डर फंड, हाँ वो लिखना था यहाँ पे एक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 70,000। अब नॉन करंट एसेट पीपी ऐड होके आ गया 8 लाख। और कुछ है क्या, इन्वेस्टमेंट तो उड़ गया, करंट एसेट्स ऐड होके आ जाएगा 2,55,000। और तो कुछ है नहीं, हो गया। आदि और दीपिक, That was number 10। क्लियर है,
10 इजी सा था, कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट्स था ही नहीं इसके अंदर में, अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। 11 चलो ये इलेवन एच लिमिटेड एस लिमिटेड का इंफॉर्मेशन दिया 31 मार्च X2। क्वेश्चन बोल रहा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई X1। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है 31 मार्च X2 का, राइट। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक्विजिशन कब हुआ है, 1 जुलाई X1 को हुआ है, राइट। and balance of P&L account of S Limited on 1st April X1 इस दिन P&L का वैल्यू था 30,000 रुपए, राइट। आगे बोल रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एज एट 31 मार्च X2। तो वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। H लिमिटेड ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रखे हैं, 8,000 एट ए कॉस्ट ऑफ 1,26,000। अब कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स है 10,000, 10,000 में से 8,000 इसके पास यानी 80%। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करें एच के पास 80%, माइनॉरिटी के पास 20%। सेकंड क्या चाहिए हमें, नेटवर्थ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन यानी 1 जुलाई X1 शेयर कैपिटल तो 1 लाख ही होगा, बट पीएनएल का वैल्यू चाहिए। ऐसे कैसे भाई, अब एक चीज सोचो, जो सब्सिडियरी कंपनी है ईयर एंड में उसका पीएनएल का वैल्यू कितना है, 40,000। ईयर एंड पे 40,000 है और ईयर के बिगिनिंग का दिया हुआ है 30,000। तो भाई पूरे साल में कितना कमाया, 10,000, जिसमें अप्रैल मई जून प्री एक्विजिशन पीरियड में आएगा। कुछ नहीं बोला तो यूनिफॉर्म मान लेंगे। तो पहला 3 महीने का प्रॉफिट कितना, 2,500। समझ में, ऐसे डायरेक्ट डिफरेंस नहीं लेने का, टाइम ग्राफ बना के पता कर लेना कि क्या प्री है और क्या पोस्ट है। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 7,500 पोस्ट एक्विजिशन। तो यानी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पीएनएल का वैल्यू क्या लेंगे, 32,500। समझ में आया। तो टोटल नेटवर्थ हो गया 132,500 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अब हमें नेटवर्थ पता है, तो शेयर इन नेटवर्थ यानी 80%, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकल जाएगा 132,500 का 80%, और हमने इन्वेस्टमेंट किया 1,26,000, हमें मिल रहा है 1,06,000। तो गुडविल 20,000 बैलेंस शीट में आएगा वो। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। माइनॉरिटी का टोटल वैल्यू बताओ। शेयर कैपिटल में उसको मिल जाएगा 20%, यानी 1 लाख का 20% 20,000, और पीएनएल सीधा जो ईयर एंड में वैल्यू है उसका दे दो 40,000 का 20% 8,000। उसके लिए तो प्री और पोस्ट कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका 28,000 माइनॉरिटी हो गया। यहां तक क्लियर है बाबा, इन कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत। फिर और एक चाहिए कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें होल्डिंग कंपनी का पीएनएल आएगा 50,000,
सब्सिडियरी का पीएनएल पूरा नहीं आएगा, सिर्फ शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था? 7500, उसका 80% 6000, यानी 56,000 विल बी द कंबाइंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे ये पूरा थोड़ी ना एच लिमिटेड को मिलेगा, इसका 80% ही तो मिलेगा जो उसके पीएनएल में जाएगा। क्लियर है ये वैल्यूज? इफ ये वैल्यूज क्लियर है तभी जाके बैलेंस शीट बनेगा आपका, वरना बनेगा नहीं। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा आराम से बैलेंस शीट, अब तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पीपी प्लस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हटके एक नया इंटेंजिबल एसेट आ गया, गुडविल 20,000, करंट एसेट्स ऐड हो जाएगा, शेयर कैपिटल एज इट इज रहेगा, पीएनएल का वैल्यू बदल जाएगा, इसका 56 हो जाएगा कंसोलिडेशन में, ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएंगे और एक आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28,000। बैलेंस शीट डन। क्लियर है? नंबर 11 हो जाएगा ये आराम से। अब तो ये भी आप लोग होमवर्क में सॉल्व करना भाई, सॉल्व करना। कॉपीज में हर एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने चाहिए। विराट अनुष्का, from the balance sheet and information given below, prepare consolidated balance sheet of Virat Limited and Anuska Limited. Virat Limited holds 80% of equity shares in Anuska Limited since its incorporation. अच्छा, जब से अनुष्का पैदा हुई है तब से 80% विराट लिमिटेड के पास है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तुम लोग गलत गलत जगह ले रहे हो, वैसे 100% है, होली ओन्ड सब्सिडियरी है। अब वहां पे परसेंटेज की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? तो नॉर्मल बैलेंस शीट दिया हुआ है, अरे कुछ नहीं है, नो एडजस्टमेंट्स। ओ माय गॉड, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व वगैरह कैसे निकालेंगे? हमने कितने रुपए में इन्वेस्टमेंट किया? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 3, 3,20,000। तो भाई गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकाले? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस तो निकल जाएगा ना। ऐसा तुम लोग का मेमोरी हो गया ना गोबर वाला। एक क्वेश्चन और किया था जहां पे सिंस इनकॉर्पोरेशन, एग्जाम का ही क्वेश्चन किया था, रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं, उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस हो ही नहीं सकता। तो जो शेयर कैपिटल है उसका 80% देख लो। अनुष्का लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख, उसका 80% 3,20,000, और हमने कितने में खरीदा? 3,20,000। दैट मींस नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व। तो जब कंसोलिडेटेड बनाओगे, यहां से ये चला गया, इधर से 3,20,000 चला जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? माइनॉरिटी। तो यानी शेयर कैपिटल में से ये गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस तुम्हारा पूरा का 80% आएगा इधर, 1 लाख प्लस ये हो जाएगा तो 1,80,000 हो जाएगा। एक आ जाएगा माइनॉरिटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 5 लाख का 20%, अरे 4 लाख का 20 और 1 लाख का 20, राइट? तो 1 लाख रुपए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऐड, ट्रेड पेबल्स ऐड, पीपी ऐड, ये गया यहां से, इन्वेंट्रीज ऐड, ट्रेड रिसीवेबल्स ऐड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड। अरे भाई क्वेश्चन रीडिंग में थोड़ा सा फोकस किया करो। सिंस इनकॉर्पोरेशन बोला है, वहां फिर ढूंढ जाओने लगोगे नेटवर्थ। भाई नेटवर्थ में उस दिन सिर्फ शेयर कैपिटल ही काउंट होता है और कुछ भी काउंट नहीं होता है, समझते ही नहीं। फिर बोलते ये राम एग्जाम में अनोखा सा क्वेश्चन आ गया था, हम लोग सका ही नहीं। ऐसा बेवकूफी करोगे तो कैसे सकोगे?
एग्जाम में आया था ना, लास्ट क्लास में किया था इनकॉर्पोरेशन, तो रॉम कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं, यहीं से आया था। तो एक आधा क्वेश्चन से पॉइंट उठा के डाल देते हैं मर्जिंग करके, आपको लगता है कहाँ से आ गया। तो 12 अब बस एड ही है, सब कुछ तो बता ही दिया, उतार लेना घर पे बैलेंस शीट। इनकॉर्पोरेशन का डेट पे हाँ। जैसे इस पे दे रखा है कि 1 लाख है उनके पास, फिर भी नहीं किसने होगा। बोला इनकॉर्पोरेशन का डेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है तुमको? ये तो ईयर एंड का है। हाँ। सॉरी, मिस्टेक। ठीक है। हाँ। 13 हो गया। 14 अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे, आईसीए की तरह से नहीं लिख पाओगे। वो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा थ्योरी लिख दिया जो चीज हमने पढ़ रखा है। 15 कर लिया था। 16 नॉट रिक्वायर्ड, हाँ 16 रिक्वायर्ड, सॉरी घटने वाला था उसका। 16 रिक्वायर्ड। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो वी हैव अ बैलेंस शीट, सब्सिडियरी बी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये सब्सिडियरी बी लिमिटेड का बैलेंस शीट है 20x0 एंड 20x1 का, ठीक है। नीचे इंफॉर्मेशन में बोला है ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर, बोथ द कंपनीज फॉलोज। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? ठीक है। अरे यार, कहाँ गया? नीचे इंफॉर्मेशन देखो क्या बोल रहा है, आपसे मांगा है रीस्टेट द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज एट 31st December after considering the above information for the purpose of consolidation. Would restatement be necessary to make the accounting policies adopted by A Limited and B Limited uniform? Yes. AS 21 बोलता है कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं देन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी यूनिफॉर्म। जैसा होल्डिंग कंपनी का है वैसा ही सब्सिडियरी कंपनी का आप चेंजेस करके करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो ये पैरा लिखा हुआ है ये पढ़ लो। Consolidated financial statements should be prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances। यानी जो दोनों कंपनी में सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन है उसके लिए पॉलिसी भी सेम होना चाहिए। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू यूज यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज इन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, facts should be disclosed together with the proportion of the items in the consolidated financial statement to which the different accounting policies have been applied। मतलब क्या बोल रहा है कि इफ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, पहला तो आप ट्राई करो कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ ही वो फिगर्स दिखाई दे, बट यदि प्रैक्टिकेबल नहीं है फिगर्स को चेंज करना तो आप उसका फैक्ट नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे एंड कितना अमाउंट से कौन सा ट्रांजेक्शन में क्या क्या इफेक्ट है, राइट? क्लियर है? तो ये हो गया नॉर्मल थ्योरेटिकल। अब अपना काम है बी लिमिटेड का बैलेंस शीट रीस्टेट करना है। बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड, बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर। चलो ये तो कॉमन है दोनों में। प्रॉब्लम कहां होता है, एक फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता और एक कैलेंडर ईयर फॉलो करता। तो ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस व्हाइल बी लिमिटेड यूजेस फीफो बेसिस। अब यहां प्रॉब्लम है, ए लिमिटेड वेटेड लगाता है और बी लिमिटेड फीफो लगाता है। टू ब्रिंग बी लिमिटेड वैल्यूज इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, its value of inventory is required to be reduced by 12,000 at the end of X0 and 34,000 at the end of X1। अब हमें जो बैलेंस शीट बनाना है कौन सा डेट का बनाना है? X1 का। तो हम सिर्फ जो इन्वेंट्री को चेंज करना है X1 का इन्वेंट्री को चेंज कर देंगे। 34,000 का क्या करना है, इन्वेंट्री कम कर देना है। तो अभी आपका इन्वेंट्रीज कितना है, 7 लाख, उसमें से हम 34,000 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 7,08,000। ये क्लियर है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम?
अब जब आप ये एडजस्टमेंट कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट में भी इंपैक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक याद करो नॉर्मल टी शेप में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता था, तो क्रेडिट साइड बढ़ा तो ऑटोमेटिकली जीपी बढ़ा, जीपी बढ़ा तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या कर रहे हो? कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंगली कम होगा ना, राइट? तो एवरी एडजस्टमेंट हैज डुअल इफेक्ट। तो इसका जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है यहां से 34,000 कम करना पड़ेगा उस साल का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हमें पिछले साल का चेंजेस करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सिर्फ टैक्स 1 का पूछा है, सिर्फ इसका बैलेंस शीट रीस्टेट करने के लिए बोला। ये पॉइंट क्लियर है क्लोजिंग स्टॉक वाला। इससे क्या होगा? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी हो चुका है, उसका भी वेटेड एवरेज और इसका भी वेटेड एवरेज से हो चुका है। अब क्या बोल रहा है? बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। बस इतना लिख दिया। इसका मतलब ए लिमिटेड ये चीज फॉलो नहीं करता है। बी लिमिटेड क्या करता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के रखता है 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो कहीं ना कहीं होगा भी। $891,000 यानी ये नेट वैल्यू है। ट्रेड रिसीवेबल से 1% माइनस करके दिखाते हैं तो ये तो नेट होगा। लेकिन क्या ये ए लिमिटेड ऐसा करता है क्या? क्वेश्चन है सिर्फ बी लिमिटेड के बारे में बोला, मतलब ए लिमिटेड नहीं करता है। इफ करेगा तो क्वेश्चन वो बोल देता आपको। इसका मतलब जो पीडीडी बनाया होगा बी लिमिटेड ने उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी दैट मींस ये जो 8,91,000 ये कितना परसेंट वैल्यू? 99%। एक्स वैल्यू में से 1% माइनस करने के बाद ये वैल्यू आया है, तो हमें पहले 100% ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना पड़ेगा। 8,91,000 डिवाइडेड बाय 99%। इफ दिस इज योर 99% तो 100% वैल्यू क्या होगा? 9 लाख रुपीस। तो मेरा ये हो जाएगा 9 लाख। पीडीडी बनाने से प्रॉफिट कम होता है। एनी प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन रिड्यूसेस योर प्रॉफिट। जर्नल एंट्री होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एनीथिंग। पीडीडी रिवर्स कर रहे हो तो प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा कितने से? 9,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर है? अरे प्रोविजन बनाने का एंट्री पता है ना? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोविजन इफ यू आर मेकिंग। बचपन में याद करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप लोग पीएनएल का डेबिट में दिखाता था। पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसी होती थी चीजें। तो वो प्रोविजन क्या है? वो तो प्रॉफिट कम कर रहा है ना मेरा। तो जब प्रोविजन ही हटा दिया तो प्रॉफिट भी वापस बढ़ जाएगा। क्लियर है? दैट्स पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर टी, prepaid expenses in B Limited include advertisement expenditure carried forward of 60,000 in 2010 and 30,000 in 2000 X1। यानी क्या बोल रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस इसके अंदर में 30,000 रुपए क्या रिलेटेड है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बी लिमिटेड का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है। यानी यहाँ पे पॉलिसी क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है बी लिमिटेड एक सर्टेन पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन ए लिमिटेड क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जिस ईयर इनकर होता है उसी ईयर में पूरा राइट ऑफ कर देता है पीएनएल में। ए लिमिटेड का काम है जिस साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ उसी साल उसी ईयर के पीएनएल में एज ए एक्सपेंस शो कर देता है। लेकिन बी लिमिटेड क्या करता है? उसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देता है। सपोज बी आगे क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, being part of initial advertisement expenditure of 90,000 in 2000 X0। यानी बी लिमिटेड का पॉलिसी है जिस साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा उस 3 इयर्स में राइट ऑफ करेगा। देखो उसने क्या किया? 2000 X0 में 90,000 का एक्सपेंस किया, राइट? उसके बैलेंस शीट में 60,000 ईयर एंड में अभी भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिख रहा है एज ए फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब उसने 30,000 पीएनएल में शो किया होगा, राइट ऑफ किया है, तभी 60,000 बैलेंस शीट में। और नेक्स्ट ईयर कितना दिखाई दे रहा है? 30,000 रुपए और, मतलब 30,000 और उसने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? सिमिलर अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन फुल्ली रिटर्न ऑफ इन X0। यानी ए लिमिटेड का क्या पॉलिसी है?
जिस साल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है उस साल पूरा राइट ऑफ कर देता है, लेकिन बी लिमिटेड का पॉलिसी क्या है, ओवर 3 इयर्स में राइट ऑफ करता है। यानी अब जो बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बी लिमिटेड का दिख रहा है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए एज पर द पॉलिसी ऑफ ए लिमिटेड। तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा को राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ करना है तो ये पूरा 30,000 यहां से हट जाएगा, ये बच जाएगा कितना, तो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा अदर करंट एसेट्स 18,000। तो राइट ऑफ किया तो मेरा पीएनएल भी क्या होगा, ये मतलब पुराने एक्सपेंसेस को हाँ कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वो। उसने 2010 में 90,000 का एक्सपेंस किया था, उस साल के पीएनएल में 30,000 दिखा दिया, बैलेंस शीट में 60,000। फिर नेक्स्ट ईयर और 30,000 दिखा दिया, बैलेंस शीट में 30,000। अब वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता था, लेकिन जब कंसोलिडेशन कर रहे हैं हम लोग तो पता चला कि ए लिमिटेड ऐसा पॉलिसी फॉलो ही नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए लिमिटेड के हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपने उसको पूरा का पूरा राइट ऑफ ही कर दिया। आई बात समझ में? तो बस ये पॉइंट था फोर्थ। सोचा ये डबल बुक में 48,000 लिखा हुआ है। क्या चीज का? नोट्स तो अकाउंट में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। कौन सा? सॉल्यूशन है, ठीक है। कहाँ लिख दिया? नीचे देखिए लास्ट। गलत शब्द लिखा हुआ है, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा बुद्धि क्रॉस वेरीफाई भी करो। अदर करंट एसेट्स में नोट नंबर 8, 18,000 बैलेंस शीट का फेस में। इधर थोड़ा सा क्या हुआ, इनका वो हट गया, ये फॉर्मेटिंग जब कर रहे थे ना, नीचे का 2 लाइन चला गया। तो यहाँ माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ थोड़ा सा हट गया होगा, प्रिंटिंग एरर हो गया। 30,000 कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं 18,000। समझ में आया यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब, कि जैसा होल्डिंग कंपनी करता है वैसा सब्सिडरी को करना है। हाँ, इफ फिजिबल नहीं है तो उसको नोट मार के आओ एडिशनल नोट्स में कि ऐसा ऐसा पॉलिसीज है जो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इतना वैल्यूज से बैलेंस शीट इंपैक्ट कर रहा है, या वैल्यूज को एक पर्टिकुलर हेड्स इंपैक्ट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पेरा है, ध्यान रखना। क्योंकि जब जब एग्जाम में ये पूछ लिया वुड रीस्टेटमेंट बी नेसेसरी, तो आपको ये पैरा को अपने लैंग्वेज में लिख के आना होगा, पहले ही बोल दिया, क्योंकि ये एज पर AS 21 पैरा 20 है। ये फर्स्ट वाला पैरा ना? हाँ, फर्स्ट वाला पैरा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ क्वेश्चन में पूछा ये वाला रिक्वायरमेंट, वुड रीस्टेटमेंट बी नेसेसरी टू मेक द अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted by A limited and B limited uniform, तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर पैरा 20 ऑफ AS 21 ये कहानी अपने लैंग्वेज में। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर जब आप कॉपी में इसको सॉल्व करो तो पहले या फिर लास्ट में अपने लैंग्वेज में इसको फ्रेम करके लिख लेना। समझ में? बाकी तो और कुछ चेंजेस है नहीं, बाकी तो सिर्फ सिंपल ही बैलेंस शीट बना देंगे। सिंपल बैलेंस शीट बनेगा। तो फटाफट ड्राफ्ट करो। ये लिख भी लेना। हाँ, ये पैरा लिखना भी। पहले वो पैरा लिखना है एज पर पैरा 20 ऑफ AS 21, उसके बाद में पेज बन गया क्या? सर्विस कर देगा। सर्विस का सारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। बस वाला आया था, स्कूल बस वाला आया था ना। क्या ऐसा यूनिट, तो कैसा यूनिट निकाल बताओ। वो तो थ्योरी है, और एक भी आया था क्वेश्चन। हाँ, वो तो और में आया था ना, प्रॉपर सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी आया था। वो हर कोई देख के गया होगा, उसका तो गोल्डन मार्क्स है। हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में हो जाएगा। किया भी है बहुत जन। पेशेंट्स को डे और बेड डेज।
लॉजिक का चला जाता है इसमें। कॉस्टिंग प्योर लॉजिक। सारे नोट्स टू अकाउंट्स में बदलाव तो है नहीं, इसको डायरेक्ट दिखाने से नहीं होगा सबको। नोट्स टू अकाउंट्स है, बनाना ही पड़ेगा आपको। Minority interest should be presented in the consolidated balance sheet as a part of liability, as a part of equity of the parent shareholder, separately from liabilities and the equity of the parent shareholder as a part of asset. Separately, उसको हम अलग से दिखाता है liability side में, ठीक है? Minority of the subsidiary is entitled to capital profits of the subsidiary company, revenue profits, both capital and revenue profit, neither capital nor revenue profit, both. In consolidation of accounts of holding and subsidiary company, dash is eliminated in full. Current liabilities of subsidiary, reserves and surplus of both holding and subsidiary, mutual indebtedness, nothing. Mutual owings हटा देते हैं. In consolidated balance sheet, the share of the outsider in the net assets of the subsidiary must be shown as minority interest. yes, share of the outsider बोला है, outside liabilities नहीं बोला, मतलब बाहर वाले का जो हिस्सा है माइनॉरिटी हो गया वो। Provision for tax made by the subsidiary company will appear in the consolidated balance sheet as an item of current liability. Provision for tax is always a current liability, short-term provision, right? 6 और 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, 11 एक नया नहीं है हमारे आपके बुक में नहीं है, तब तो फिर उन लोग आएगा तब उनके साथ में ही कर लेगा, ये वाला कल तो रहेगा ना उन लोग, तो ये उनके साथ में कर लेगा। अब आपका टास्क रहेगा कंपाइलर स्टार्ट करना, ठीक है? कंपाइलर के क्वेश्चन स्टार्टिंग से करोगे, कितने कंपाइलर में क्वेश्चंस करना होगा सारा। देखो मैं फिर से तुम लोग का ही सिलेबस लोगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम लोग खत्म नहीं करोगे। अब तो एएस होगा ना सर? हाँ, इसके बाद एएस में घुसेंगे। जो एकदम कॉमन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ना, वो रेफर बता देना, बाकी सबको बता देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, उसको गो एंड थ्रू चलेगा बाद में कभी प्रैक्टिस करने से। उसमें से फिगर्स चेंज है। हाँ, मेरे को मेनली दिक्कत है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाने में और नेटवर्क निकालने में, बहुत कंफ्यूजन है। मेन काम ही तो वही है, उसी में मेन कंफ्यूजन होता है, पता नहीं एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाता है। घोड़े में ऑर्डर दो करेंगे, क्वेश्चंस करना पड़ेगा इसके लिए, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा, ऐसा मतलब कुछ नहीं। कांसेप्ट आते हैं बट जब सम मॉड्यूलर से आते क्या करना चाहिए। देखो ईयर एंड का जब तुम रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाती हो ना, मतलब जो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तुम ये ध्यान रखो होल्डिंग का जो है वो तो है ही, इफ उसमें से कोई उसने गलती से डिविडेंड ऐड कर रखा है या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो तो हटेगा ही। अब सब्सिडियरी का जो आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट यानी एक्विजिशन के बाद जो कमाया है उसमें होल्डिंग का जो हिस्सा है बस वही आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। जब आप कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाते हैं तो होल्डिंग कंपनी का खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में ना, हाँ बैलेंस शीट में, उसमें शेयर कैपिटल तो आएगा ही नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ ठीक है, रिजर्व तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में होल्डिंग का खुद का रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से दो एडजस्टमेंट होगा, एक क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और एक
डिविडेंड गलती से उसने दिखा रखा है तो वहां पे वो हट जाएगा होल्डिंग कंपनी का। अब सब्सिडरी कंपनी वंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल ईयर एंड, जितना सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो भी कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। बस इतना ही पार्ट आता है। और नेटवर्क निकालते वक्त जो हम लोग शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं तो उसमें मतलब अगर डिविडेंड है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वो सारा हटेगा ना? हाँ, सब एडजस्टमेंट करने के बाद, एवरीथिंग एडजस्टमेंट करने के बाद। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अमाउंट और कॉन्फिडेंस में पेपर बनाया है क्या? स्टडी मेट से क्या होमवर्क था अपना 10 11 12? ठीक है, वही था और तो कुछ था नहीं। देन एक क्वेश्चन बच रहा है स्टडी मेट का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 जो नया ऐड हुआ है, राइट? देयर इज अ चेंजेस, आपके बुक में नहीं है, वो तुम्हारे बुक में है, लेटेस्ट बुक में भी शायद नहीं दिख सकता है क्योंकि आईसीआई ने मॉड्यूल्स में चेंजेस किए हैं और वो सिर्फ ऑनलाइन में उनके पीडीएफ्स के अंदर में है। ठीक है, तो वो हाँ, तो उसमें बैलेंस शीट पीएनएल दोनों बनाने के लिए बोला है कंसोलिडेटेड, तो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। हाँ हाँ, दो क्या चीज किस में? क्वेश्चन नंबर 11 प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएनएल ऑफ चांद लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी। हाँ, तो ये नया क्वेश्चन है तो इसको करना है, करना रहेगा। ठीक है, पीएनएल का क्वेश्चन है, ये अपन कल क्लास में करेगा। अभी आपका रहेगा जो बुक का तो है ही, जो बुक छोटा छोटा है उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट डू 2 क्वेश्चंस। देखो आप एक साथ में 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, टाइम कंज्यूमिंग है, बैलेंस शीट में सब कुछ करना है, बट आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट के ऊपर है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पीएनएल के ऊपर में। ये 2 क्वेश्चन आप कल ट्राई करके लेके आओगे। इफ आप नहीं सकोगे तो देखना, आप ढूंढने की पहले कोशिश करना कि स्टडी मेट में सेम लैंग्वेज कहीं पे है क्या, आपको मिलेगा वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में आपने कैसे किया कॉपी में, उसको रिवाइज करना एंड देन देखना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बार हो गया ना सेल्फ, तो आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, अच्छा ठीक है कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आता। ये सब दिखने में डरावना है, 10 मार्क 20 मार्क कोई बड़ी बात नहीं है, इनको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा और जो स्टडी मेट का होमवर्क है वो है। दैट्स, एक बार ज्वाइन कर लो, कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।